आया? नो। हाँ, म्यूट करूं? Assalamu alaikum. I welcome वालेकुम अस्सलाम। all the participants और मेरा नाम मुर्तज़ा काज़मी है और मैं एक प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ। खान हॉस्पिटल के अंदर मैं होता हूँ। मेरे साथ ऑर्थोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट एंड ओरल सर्जन हैं जो आज के दिन ओरल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। तो आई वुड लाइक द फैकल्टी कि वो अपना इंट्रोडक्शन कराएं। डॉक्टर रचना, कैन यू स्टार्ट? अस्सलाम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर रचना होशम सुखिया है। मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। मेरा शोबा जो है वो ब्रेसेस से रिलेटेड है। एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोग्राम डायरेक्टर ऑर्थोडोंटिक्स रेजिडेंसी प्रोग्राम के तौर पे सर्व कर रही हूँ। थैंक यू। डॉक्टर फहद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर फहाद उमर है और मैं एंडोडोंटिस्ट हूँ। बेसिकली एंडोडोंटिस्ट एक ऐसा डेंटिस्ट होता है जो दांतों की जड़ों की सफाई और उनकी भराई करते हैं। जब हमारे दांतों की तकलीफ हो जाती तो उनको बेहतर करने में और बचाने में काम आते हैं। इसके अलावा मैं एकेडमिकली एसोसिएटेड हूँ आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से एज एसोसिएट प्रोफेसर और इसके अलावा मैं प्रोग्राम एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री रेजिडेंसी प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हुमायूं। अस्सलाम वालेकुम। Please. मेरा नाम डॉक्टर हुमायूं कलीम सिद्दीकी है और मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ रिलेटेड टू आखान फॉर द पास्ट 5 years नाउ। और मैं चेहरे और जबड़े के बहुत सारी बीमारियों को, जिसमें जबड़े का फ्रैक्चर है या कोई विजडम टूथ है या कोई बेनाइन ट्यूमर्स हैं और कोई टीएमजे वगैरह के इश्यूज हैं, उनको देखा करता हूँ और उनका इलाज अब करते हैं। आज के दिन जैसे कि आपको पता होगा कि हम ओरल हेल्थ यानी कि मुंह की बीमारियों की, मुंह की सेहत के बारे में बात करना चाहते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन एफडीआई ने 20 मार्च को डेडिकेट किया है कि एक वो दिन जिस दिन हम अपने मुंह की हेल्थ के बारे में बात करें, उसकी आगाही के बारे में रोशनी डालें, ताकि जो जनरल पब्लिक है, जो आवाम है, उसको इस बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम की जा सके। दुनिया जहां में आज के दिन ओरल हेल्थ के हवाले से आगाही के कई प्रोग्राम होते हैं, जिसमें से आगा खान हॉस्पिटल एक जमाने से इस चीज के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। वो हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करता है। तो इससे पहले कि मैं अपनी फैकल्टी को इनवाइट करूं और इस डिस्कशन को हम आगे लेके जाएं, मैं चाहता हूं कि इस बात को उजागर किया जाए कि 20 मार्च ही क्यों। ये दिन किसी और दिन भी मनाया जा सकता था, जैसे पहले नवंबर में मनाया जाता था, उसको ट्रांसफर किया गया 20 मार्च को। 20 मार्च को अगर आप टेक्निकली पढ़ें तो बाज लोग पहले महीने के नाम लिखते हैं और बाज लोग पहले दिन का नाम और बाद में महीने का नाम लिखते हैं। तो पहले अगर दिन के और फिर महीने का तायुन किया जाए तो 20 मार्च बनता है 20-3, यानी कि 20 दांत हो और 3 साल की उम्र में 20 दांत बच्चे के आ गए। और अगर 3-20 के तौर पे हम करें तो 32 दांत, जीरो कैविटी। इस वजह से ये 20 मार्च को ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर रचना कुछ इसके ऊपर रोशनी डालें कि ये 20 मार्च की जो आज के दिन ओरल हेल्थ से आगाही और अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। Okay, so thank you, Dr. Murtaza. So, ओरल हेल्थ डे हम इसलिए मनाते हैं कि हम आपको इस बात की आगाही दे सकें कि जिस तरह पूरा बॉडी का हमें ख्याल रखना होता है, इस तरह ओरल हेल्थ का भी हमें ख्याल रखना है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप अपने दांतों की ब्रशिंग अच्छी रखें, फ्लॉसिंग अच्छी रखें, क्लीनिंग अच्छी रखें, ताकि आपको और कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कैविटीज ना हो। कैविटीज से बचेंगे तो फिर आपके और फर्दर प्रॉब्लम्स लाइक अगर कैविटीज हैं, दांत जल्दी शेड हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपके दांत आगे पीछे निकल सकते हैं, उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है।
तो ये सारी अवेयरनेस आपको देने के लिए इम्पोर्टेंट है ये दिन, ताकि कौन से आपने डाइट लेनी है, लाइक जैसे बहुत शुगरी डाइट होगी तो वो आपको कैविटीज ज्यादा करेगी मुंह में। अगर आपने स्पेशली अगर आप ये पूछते हैं, अगर मैं अपने उसके हिसाब से बोलूं कि मैलोक्लूजन्स जो हैं, जो आगे पीछे दांत निकलते हैं, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये है कि अगर आप जब छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर आप हार्ड चीजें चू करने को देंगे, लाइक जैसे कैरेट्स होते हैं, एप्पल्स होते हैं, ये चीजें जितना वो खाएंगे उतना उनका जॉ डेवलप बेहतर करता है, दांत प्रॉपर पोजीशन में निकलते हैं। सो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हम आपको बता सकते हैं जिससे आप फायदा उठा सकते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। बहुत अच्छे से आपने इसके ऊपर रहनुमाई फरमाई, और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर फहद इसी डिस्कशन को आगे लेके चले कि हम किस तरह से अपने ओरल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक डॉक्टर रचना ने बहुत ही जरूरी और पर्टिनेंट चीजों को उजागर किया है। मैं एक लम्हा के लिए थोड़ा पीछे जाऊंगा और मैं ओरल हेल्थ की इम्पोर्टेंस इस तरह भी बता सकता हूँ कि बहुत बड़ा डिजीज बर्डन है ओरल हेल्थ का, खासतौर पे पाकिस्तान में और दुनिया भर में। जब ये ओरल बर्डन अनट्रीटेड जाता है तो इसके बहुत सारे दूरस्थ नुकसानात होते हैं, जो कि ना सिर्फ बच्चों में बल्कि एडल्ट्स में भी शो होते हैं। हमने ये देखा कि अगर अच्छी ओरल हेल्थ पे तवज्जो ना दी जाए बच्चों में खास तौर पे, तो बच्चों का टूथ लॉस बहुत अर्ली हो जाता है। अगर टूथ लॉस अब बहुत अर्ली हो जाए तो बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम, जिसमें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं और मेल न्यूट्रिशन है, इस तरह के प्रॉब्लम्स रूनुमा होने शुरू हो जाते हैं, जो कि उनको एडल्ट लाइफ में भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि वालिदैन छोटे बच्चों की ब्रशिंग टेक्निक्स और बच्चों को के अंदर मुंह ओरल हेल्थ को या मुंह की केयर को मेंटेन करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए अच्छी तरह गाइड करें। इस गाइडेंस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर वालिदैन ये समझते हैं कि उनके लिए ये अच्छी ओरल हेल्थ के बारे में गाइडेंस देना, जिसमें मेंटेनेंस करना और अच्छी डाइट लेना के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम, जिस तरह के आज ओरल हेल्थ डे का प्रोग्राम है, उसमें हम इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। और डेंटल क्लिनिक में आप आएंगे तो हमारे पास हमारे ऑक्सिलरी प्रोवाइडर्स और डेंटिस्ट और हाइजेनिस्ट इसकी डिटेल्स आपको और बता सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर मुर्तजा एंड ऑडियंस, बहुत सारे हमारे एडल्ट पॉपुलेशन में भी टूथ लॉस जो है लैक ऑफ ओरल हेल्थ की वजह से होता है। एडल्ट पॉपुलेशन में हमने ये देखा है कि मसूड़े की बीमारी की एक बहुत मेजर टूथ लॉस की वजह बन रही है। मसूड़े की बीमारी होने की मेन वजह दांतों की सेहत का ख्याल ना रखना और ब्रशिंग को अच्छे तरीके से और अच्छी फ्रीक्वेंसी से ना करना है। जब इस तरह की बीमारियां आती हैं तो बड़ों में भी बहुत सारे डिफरेंट किस्म की बीमारियां यहीं से शुरू होती हैं। और बहुत सारी जदीद तहकीक ने यह बताया है कि दिल के अमराज, शुगर और हमारे लो इनकम एरियाज में बहुत सारी इस तरह की क्रॉनिक डिजीजेस जो है वो डेंटल केरीज और पायरिया और मसूड़े की बीमारियों की वजह से परपेचुएट होती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम अपनी ओवरऑल सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो हमें अपने मुंह की सेहत और मसूड़ों की सेहत दोनों को अच्छे से रखना होगा। आपने बहुत जामे तरीके से इसके ऊपर अपना तबसरा दिया, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और बहुत सही बताया कि हमारे लिए कितना जरूरी है, और ये किस तरह से आप नई तहकीक, जदीद तहकीक बता रही है कि ओरल हेल्थ के साथ साथ दूसरी सिस्टमिक बीमारियां, उनका क्या रिलेशनशिप है। यानी कि यहाँ तक कि बैड प्रेगनेंसी आउटकम के ऊपर बात हो रही है, यानी कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका जल्दी पैदा हो जाना वक्त से पहले, और उसका बच्चे का वजन कम होना, इसके साथ ओरल हेल्थ का रिलेशनशिप डेवलप है। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर हुमायूं इसमें मजीद आगाही करें और हमारी रहनुमाई फरमाएं। थैंक यू डॉक्टर मुर्तजा एंड पैनल एंड जो भी हमारे अभी तक सामीन और नाज़रीन आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही बात है। जिसकी
ओरल हाइजीन अच्छी होती है, जिसके दांत अच्छे होते हैं, उसकी तबीयत बेहतर रहती है। और ये हमने अपने कैंसर के बहुत सारे मरीजों में और ट्यूमर के बहुत सारे मरीजों में और बहुत सारे ऐसे मरीजों में जिनके मुश्किल मुश्किल बीमारियां हैं और उनकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं थी, या वो खाना पीना नहीं कर सके थे, या जिनको ट्यूब के जरिए से खाने दिया जा रहा था, तो ऐसे लोग जिनका मुंह से खाना फौरन शुरू हो गया ऑपरेशन के बाद, उनको बहुत जल्दी रिकवरी मिली और उनकी सेहत में भी इजाफा हुआ, वजन में भी इजाफा हुआ। तो जैसे आज का हमारा स्लोगन है कि हेल्दी माउथ इज हेल्दी बॉडी, तो हेल्दी माउथ जिसका होगा उसकी हेल्दी बॉडी होने की जो है, जैसे डॉक्टर फहद ने बताया कि बहुत सारे हार्ट डिजीजेज हैं जो कि मुंह के जरिए से ट्रांसफर हो सकती हैं नए वाल्व के ऊपर। तो बचपन ही से इसके ऊपर खास तवज्जो दी जाए ताकि जो प्राइमरी टूथ हैं, जो बच्चों के दूध वाले दांत हैं, वो अपने टाइम पर गिरें। फिर इसी तरह जो पक्के दांत है उनका लाइफ टाइम ख्याल रखें, क्योंकि तीसरी कोई जनरेशन अवेलेबल नहीं, क्योंकि अगर तीसरी जनरेशन है तो फिर इम्प्लांट या कोई दूसरी चीज होगी, वो जितना भी अच्छा हो जाए नेचुरल टूथ के अगेंस्ट में नहीं खड़ा हो सकता। तो बहुत जरूरी है कि जो कोई भी मरीज हो उसकी ओरल हाइजीन का ख्याल रखा जाए। और उसको यूं समझ लें, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, कि अगर कोई बंदा बीमार है तो उसकी ओरल हाइजीन का भी साथ साथ ख्याल रखना शुरू करते हैं, उसकी बीमारी इंशाल्लाह जल्दी सही हो जाएगी। और ये हमने अपने कई इंतहाई जो है ना मरीजों को देखा, जो इंतहाई हद तक बीमार थे, जब उनकी ओरल हाइजीन अच्छी हुई, उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया, तो उनका वजन भी बढ़ा और उनकी सेहत भी अच्छी हुई, उनके घर वाले भी बहुत बेहतर तौर से उनकी केयर करने लगे। तो बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से हम अपनी हर चीज का ख्याल रखते हैं, इसी तरह अपने माउथ का, दांतों का, कि जो अगर कोई बीमारी हो गई है, दांतों में कीड़ा वगैरह लग गया, तो उसको जल्दी साफ करवा के उसको ट्रीटमेंट लिया जाए। थैंक यू। बिल्कुल सही है कि हम अगर अपने ही मुंह की का ख्याल नहीं रख पा रहे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। और जो खुराक अच्छी तरह से हम चबा नहीं पाते उसको अच्छी तरह से हजम नहीं कर पाते, तो अच्छा चबाने के लिए हमें अपने दांतों का ख्याल रखना जरूरी है। ये एक आम तौर पे सवाल किया जाता है कि मुझे क्या ब्रश करना जरूरी है। पहले के जमाने में तो ब्रश नहीं होता था, आज के जमाने में ब्रश की क्या जरूरत है? तो इसके ऊपर डॉक्टर फात कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगे? Thank you very much. एक बड़ा कॉमन सा सवाल है ये कि That's a लोग कहते हैं कि wonderful जी question actually, and I really appreciate you posing this question to me. और बहुत सारे मरीज हमसे पूछते भी। सबसे पहले उससे पहले मैं दो सवालों का जवाब दूंगा, एक जो आपने पूछा और उसके अलावा हमसे मरीज पूछते हैं कि कौन से ब्रश इस्तेमाल किए जाए और कौन से टूथपेस्ट इस्तेमाल किए जाए। जी देखिए, जी पहले जमाने में हमारे पास टेक्नोलॉजी जैसी थी, हमने उसी तरह उसको यूज किया और वक्त के साथ साथ हमारी डाइट भी चेंज हो गई। तो हमने ये देखा कि पहले जमाने में डाइट ज्यादा रफ थी और लेस रिफाइंड। अब लेस रिफाइंड से मतलब ये है कि ऐसी चीजें जिसमें निशास्ते ज्यादा हो, फैक्ट्री से निकल रही हैं, बेकरी आइटम निकल रहे हैं, इस तरह की चीजें जब इस्तेमाल की जाती हैं तो मुंह में कीड़ा लगने का इम्कान बढ़ जाता है। और इस वजह से हमें बेहतर हमारी ट्रीटमेंट नीड्स बढ़ गई हैं या हमारी प्रोटेक्शन की नीड्स बढ़ गई हैं जो पहले के मुकाबले में कम थी। अब इन बेहतर ट्रीटमेंट नीड्स में हमें अपने लिए बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जिसमें अच्छे ब्रश जो कि टेक्नोलॉजिकली प्रूवन हो, जो कि प्रॉपर तरीके से तमाम दांतों के एरियाज को साफ कर सकें जो रिक्वायर्ड एरियाज हैं। इसी तरह बेहतर टूथपेस्ट जिसमें ऐसे अज्जा मौजूद हों जो कि दांत को प्रोटेक्शन दें, जिसमें फ्लोराइड शामिल है और ऐसे अज्जा शामिल है जो दांत को दोबारा मिनरलाइज होने के लिए फायदा पहुंचा सके। एंड देयरफॉर जस्ट टू समराइज कि हमारी क्योंकि ट्रीटमेंट नीड्स विद ग्रोइंग डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ चुकी हैं, हमारा डाइट चेंज हो चुका है, इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट्स ये जो हमें प्रोवाइड करनी है विद द एडिशन ऑफ टूथपेस्ट एंड डेंटिफाइसेस वो हमें पूरी करनी होंगी। उंगली से साफ कर देना या मिसवाक कर देना शायद अब इतना ज्यादा प्रॉपरली क्लीन ना कर पाए जितनी हमारी ट्रीटमेंट नीड्स है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप मिसवाक ना करें, आप मिसवाक करें, दैट विल बी अ वैल्यू एड टू योर हाइजीन प्रोसेसेस। दूसरी चीज जो हमसे सवाल पूछा जाता है कि किस किस्म का ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए और किस किस्म का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि ब्रश से ज्यादा ब्रश करने की टेक्निक पे अगर तवज्जो दी जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे एज अ रूल ऑफ थंब हम ये कहते हैं कि ऐसा ब्रश इस्तेमाल करिए जिसके ब्रिस्टल्स जो है वो नरम हो
और वो आपको चोट ना पहुंचाए, और इतने ज्यादा नम भी ना हो कि वो अच्छे से स्क्रबिंग ना कर सके। इसके अलावा टूथपेस्ट ऐसे हों जिसमें ऐसे अज्जा मौजूद हों जो प्रोटेक्टिव है और क्लिनिकली प्रूवन प्रोटेक्टिव है, और इसमें आप अपने डेंटिस्ट से रुजू कर सकते हैं कि ऐसे कौन से अज्जा हों। ज्यादातर हम यूजुअली रेकमेंड नहीं करते कि बहुत ज्यादा किस्म की मेडिकेशन वाले टूथपेस्ट यूज किए जाए। फ्लोराइड ने ये स्टडीज में और तहकीक ने यह दिखाया कि फ्लोराइड एक अच्छा अज्जा है जिसको अगर हम ऐड कर दें अपनी ब्रशिंग टेक्निक के अंदर तो कीड़ा लगने का इम्कान थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत अच्छे। और जिस तरह से आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है कि टूथब्रश सॉफ्ट हो, लेकिन इतना भी सॉफ्ट ना हो कि सफाई ना कर सके, और इतना हार्ड ना हो कि वो दांतों का सफाई कर दे या घिस दे। तो इसके ऊपर बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने इसको हाईलाइट किया। मैं इसी सिलसिले के ऊपर डॉक्टर रचना आपसे पूछना चाहूंगा कि खास तौर पे वो बच्चे जिनको ब्रेसेस की जरूरत होती है या ब्रेसेस लगवा लेते हैं, उनकी हाइजीन की कंडीशन मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट और कितना मुश्किल होता है, और वो बच्चे या बड़े जिनको ब्रेसेस की जरूरत हो, टेढ़े मेढ़े दांत हो, तो क्या उनको दांतों की सफाई करने में कोई दिक्कत होती है, कोई डिफिकल्टी होती है? थैंक यू डॉक्टर मुर्तजा। सो जैसे डॉक्टर मुर्तजा ने बताया कि ब्रेसेस अगर आपके टीथ पे लगे हुए होते हैं, आपके बच्चे के टीथ पे अगर ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो यस देयर विल बी डिफिकल्टी इन क्लीनिंग, बिकॉज वो दांत के ऊपर एक फॉरेन बॉडी है आपका, तो उसके साथ आपने ब्रशिंग और एफिशिएंटली करनी होती है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम आपने एक्स्ट्रा देना है, एंड एटलीस्ट 2 मिनट्स ब्रश करना जरूरी होगा। ऊपर वाले टीथ को ऊपर से नीचे ब्रश, जो आपका ब्रैकेट ब्रेसेस जो लगे हुए होते हैं उसके ऊपर से भी क्लीन करना जरूरी होता है, और नीचे से भी क्लीन करना जरूरी होता है। दूसरा, ब्रेसेस और टीथ के बीच में स्पेस होती है, वायर होती है, वायर के पीछे जो टूथ के बीच में स्पेस है वहां पे भी क्लीनिंग एफिशिएंट करनी जरूरी होती है। वो छोटे इंटरडेंटल ब्रशेस होते हैं जिससे वो एरिया भी क्लीन किया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो ब्रेसेस अगर लगे हुए हैं तो ओरल हाइजीन का खास ख्याल रखा जाए। दूसरा ये कि जो हमारे ब्रेसेस के पेशेंट्स होते हैं उनके हाइजीन विजिट्स भी होने चाहिए कि एवरी 6 मंथ्स या एवरी 6 मंथ्स टू अ ईयर उनका जो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेनेंस, जो क्लीनिंग हम करवाते हैं, वो प्रोसेस होना चाहिए, ताकि ब्रेसेस की वजह से डिपॉजिट्स अगर रहते हैं तो फिर आगे चल के वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो अगर ब्रशिंग प्रॉपर होगी तो फिर डिपॉजिट्स नहीं रहते, आप इजीली दांतों को क्लीन रख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर रचना। डॉक्टर हुमायूं, हमारे माशरे में एक कॉमन चीज देखी जाती है कि लोग हमारे सोसाइटी में और खास तौर पे शहर कराची के अंदर ये छालिया का इस्तेमाल काफी करते हैं। ऐसे लोगों को क्या प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, और उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज आप देंगे? थैंक यू डॉक्टर मुर्तजा। आई थिंक इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं हो सकता था इस मौके पे, जबकि हम ओरल हेल्थ डे के ऊपर बात कर रहे हैं। छालिया के नुकसानात ज्यादातर लोगों को अब पता तो हैं, लेकिन उससे हम मुंह मोड़े रहते हैं, जैसे कि हम हर चीज से ही मुंह मोड़ के रखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 20-22 सालों में जो सबसे छोटा बच्चा मैंने देखा छालिया से अफेक्टेड, उसकी उम्र सिर्फ 5 साल। तो जब मैंने उससे पूछा उसकी अम्मा से कि भाई इसको कैसे ये हो गया, तो उन्होंने बताया कि मैं सौंफ सुपारी खाया करती थी और इसको भी थोड़ा सा दे देती थी। तो ये इतनी खतरनाक चीज है कि बचपन से ही किसी के मुंह में छालिया चल रही है, सौंफ सुपारी जिसमें शामिल है, और उसकी वजह से ऐसी बीमारी होती है जिसका ना तो अभी तक कोई हमारे पास मुकम्मल इलाज है, और ना उसको हम कैंसर से बचा सकते हैं। और इसको प्री मैलिग्नेंट कंडीशन भी कहा जाता है, यानी ऐसी कंडीशन जिसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस या फाइब्रोसिस शॉर्ट में कह सकते हैं। वो ऐसी बीमारी है जो कि आगे चल के तकरीबन 17 से 18% कैंसर में तब्दील होती है। यानी हर 100 में से 18 लोगों को ये कैंसर हो सकता है, जो कि जानलेवा है। तो इस बात को समझना चाहिए कि ऐसी चीज को हम आदत ना बनाएं कि जो ना तो खाने में मदद दे,
सिवाय दांतों को खराब करने के और आगे चल के कैंसर में तब्दील होने के, इसके अलावा कोई इसका काम नहीं है। तो मेरी राय जो है इस बारे में यही है कि जी हर किस्म की पान, छालिया, गुटखा, मावा और ये जितने भी सौंफ सुपारियां हैं, इनसे दूर रहें, क्योंकि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कोई भी चीज सही नहीं आती अब। किसी जमाने में शायद छालियां अच्छी आती होगी, लेकिन अब बिल्कुल ही फंगस लगी हुई और खराब चीजें आती हैं। तो आप देख ही रहे हैं अस्पतालों में लोग भरे हुए हैं जिनके मुंह कटे हुए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। और मैंने आपको बताया कि 5 साल का वो बच्चा था, और मुझे नहीं पता कि वो अब उसकी जिंदगी आगे कैसे चलेगी, जबकि ऑलरेडी उसका मुंह बंद है। तो ये एक बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और मैं समझता हूँ कि इस पे सब वालिदैन को ध्यान रखना चाहिए, और बहन भाइयों को ख्याल रखना चाहिए कि उनके बहन भाई क्या खा रहे हैं और उनकी जेब में क्या है। और ठीक है, पैसे तो इधर उधर से वो कहीं से ले लेते हैं, लेकिन वो किस चीज की आदत में लगे हुए। तो शुरू में हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन अगर आगे चल के वो आपकी जान में ही मसला पड़ जाए। एंड जो सबसे छोटा लड़का जो हमने कैंसर के साथ ऑपरेट किया था आज से कुछ 4-5 साल पहले, उसका उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साल। तो आप समझ सकते हैं कि 22 साल के लड़के की उम्र क्या होती है और उसके क्या ख्वाब होते हैं और उसको क्या करना चाहिए था, और एक्सटेंसिव डिजीज के साथ वो हमारे पास प्रेजेंट। तो छालिया बिल्कुल ही नो गो एरिया होना चाहिए हर एक के लिए, बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी, और सबसे छोटों बच्चों के लिए। तो इंतहाई खतरनाक बात है कि इंसान खुशी के लिए कोई चीज इस्तेमाल करे और वो उसको नुकसान पहुंचा रही हो। और इसका सबसे बड़ा मसला ये है डॉक्टर मुर्तजा कि इसका इलाज अभी तक, रिवर्सिबल इजाजत अभी तक मौजूद नहीं। इसके लिए बहुत सारे मुख्तलिफ कोशिशें की जाती हैं, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन डिजीज का रिवर्सल अभी तक लिटरेचर में पॉजिटिवली मौजूद नहीं। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा वालिदैन से, बहन भाइयों से, जो जिनके छोटे बहन भाई हैं वो ख्याल रखें और बहुत दूर रहें हर किस्म की, इवन सौंफ सुपारी से भी। शुक्रिया। और ये जो आपने बताया कि 5 साल के बच्चे के साथ ये हो गया जिसने अभी दुनिया देखी नहीं है और उसके लिए दुनिया तंग हो गई। मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि तारीख हो गई, लेकिन तंग हो गई। उस वो बहुत सारी चीजें जिंदगी की एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि अब वक्त के साथ उसका मुंह कम खुलेगा, वो कम चीजें खा सकेगा, और उसको चूंकि मिर्ची भी लग रही होंगी इस बीमारी की वजह से, तो वो फ्लेवर भी एंजॉय नहीं कर सकता बहुत सारे फूड्स का। जी। और हमारे इलाके में तो वैसे भी खाना काफी स्पाइसी होता है, तो रेगुलर फूड भी उनके लिए स्पाइसी हो जाता है। तो जी हाँ। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि लोग खुद भी रोकें, अपने चाहने वालों को भी रोकें कि छालियां नहीं खानी। छालियां बिल्कुल। इंतहाई खतरनाक चीज है, और मैं डॉक्टर हुमायूं की बात को एक्सटेंड करना चाहूंगा कि ये इंतहाई खतरनाक चीज है, और इससे जितना इज्तनाब किया जाए, जितना दूर रहा जाए, उतना कम है। ये कि मैं थोड़ी सी खाता हूँ और कभी कभी खाता हूँ, तो ये कभी कभी वाली बीमारी भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी फैमिली होती है और उनका हक होता है हमारे ऊपर, और उनका हक का तकाजा यह है कि हम गलत चीज का इस्तेमाल ना करें, जो कि जिसके बारे में पहले से ही पता है कि ये इसने नुकसान ही देना है, ये पॉजिटिव इसके अंदर कुछ नहीं है। तो कुछ सवालात आए हैं, मैं उस सवालात की तरफ आगे चलता हूं ताकि हम इसको भी थोड़ा सा जल्दी कवर कर सकें। एक ने सवाल पूछा है, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन क्या है, और क्या माउथ वॉश रेगुलर यूज करने का साइड इफेक्ट है। तो डॉक्टर फहद, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस जो है ना, बेसिकली आपको ये तरीकाकार है जिस तरह आपने अपने दांतों को सफाई रखनी है। और जैसा कि हम पिछली गुफ्तगू में बयान कर चुके हैं कि इसके लिए सबसे पहला जरूरी जो है वो प्रॉपर टूथ ब्रश का इंतखाब है। और वो हम उसको डिस्कस किया कि ब्रिस्टल्स हों, ऐसे हों जो ज्यादा सख्त ना हो और ज्यादा नरम ना हो, और अच्छी सी स्क्रबिंग मोशन हो जाए। आमतौर पे मैं एज अ रूल ऑफ हम मरीजों को ये कहता हूँ कि अपने मुंह को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, और सीधे हाथ से शुरू करें। और जब आप सीधे हाथ से शुरू करें तो दांतों की सफाई गाल वाली सतह से शुरू कर दीजिए, और फिर चबाने वाली सतह पे ब्रश करें स्क्रबिंग मोशन में, और फिर तालू पे ले जाएं। सामने के दांतों में और को सामने की जानिब से, और सामने के दांतों को पीछे की जानिब से टूथब्रश को खड़ा होकर साफ करें।
इस पूरे अमल में अगर हम हर हिस्से पे एक दांत के 10 सेकंड स्पेंड करेंगे तो 30 सेकंड में हमारा एक क्वाड्रेंट यानी एक चौथाई हिस्सा क्लीन हो जाएगा। इसी तरह हम इसको मूव कर दें सीधे हाथ में नीचे वाले की जानिब से पे, और उसी तरह उल्टे हाथ में नीचे वाली जानिब से, और उल्टे हाथ में ऊपर की जानिब से। जब हम ये तमाम स्क्रबिंग मोशन एक प्रॉपरली रूटीन के साथ, एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ फॉलो कर लेंगे, तो फिर मैं दूसरी चीज अपने मरीजों से ये जरूर कहता हूँ कि यूजुअली ये अमल आप खाने के बाद करें और स्पिट आउट करें टूथ फ्रॉथ को जो आपकी बन गई है या जो झाग सी बन गई है टूथपेस्ट की, और उसको रिंस आउट ना करें, ताकि उसके जो असरात, स्पेशली फ्लोराइड के असरात जो आपके दांतों में मिलने चाहिए, उसको मिलने का पूरी तरह मौका मिल जाए। इसमें हमने बात कर ली, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बात करना मेरे ख्याल में जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट नीड्स हमारी बढ़ गई हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी हम रेकमेंड ये करते हैं कि 2 दफा की जाए। इसके अलावा सम पीपल विल हैव मोर क्लीनिंग नीड्स, जिसमें दांतों में खला पैदा हो गई है या उनके दांतों में कोई प्रोस्थेसिस लगा हुआ है जिसमें ट्रीटमेंट की कोई खास रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप अपने डेंटिस्ट से पूछें कि कौन सी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि फ्लॉस मौजूद होते हैं, इंटरडेंटल ब्रशेस मौजूद होते हैं जिनसे खास हिस्सों की या प्रोस्थेसिस की सफाई की जाती। इसके अलावा बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई हुई हैं हमने वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की मुनासबत से, जो कि पिछले सालों में भी शेयर की गई हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल भी बहुत सारी शेयर की जाएंगी। तो प्लीज बी ऑन द लुकआउट ऑन द फेसबुक पेज एज वेल एज द इंस्टाग्राम पेज, जिसमें डिफरेंट किस्म की मालूमाती वीडियो शेयर की जाएंगी, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन दी जाएगी जिसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा कोई और रिसोर्स की जरूरत है तो आप एफडीआई की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे ब्रशिंग टेक्निक्स के बारे में प्रॉपरली बताया जा रहा है। यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक को एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप उसको फॉलो अलोंग कर सकें। इसके अलावा मैं ये भी मशवरा दूंगा वालिदैन को कि अपने बच्चों के लिए रोल मॉडलिंग करें। उसके लिए ये तरीका होगा कि खास तौर पे अगर छुट्टी वाले दिन अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा होकर ब्रश करें, ताकि वो आपकी ब्रशिंग टेक्निक को फॉलो कर सकें। और यूजुअली जब वो उनकी डेवलपिंग टाइम होता है या डेवलपिंग एज होती है, तो वो ब्रशिंग टेक्निक को आपको एम्यूलेट करेंगे और दे विल थिंक ऑफ इट एज अ पॉजिटिव थिंग टू डू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छे से और बहुत जामे तरीके से आपने इस चीज को एक बहुत ही जामे तरीके से बयान फरमाया। बहुत शुक्रिया। एक सवाल आया है कि इज देयर एनी परमानेंट क्योर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म? हाइपोथायराइडिज्म का कोई परमानेंट क्योर है? देखिए, ये आज की जो मौजू है और जो हमारी स्पेशलिटी है ये इससे बाहर है, लेकिन किसी भी बीमारी का पक्का क्योर या पक्का इलाज के लिए जरूरी है कि उसकी रीजन पता हो, और फिर आदमी कह सकता है कि वो कितना परसेंट चांस है कि वो क्योर हो जाएगा और नहीं हो पाएगा। लेकिन ये चीज हमारे डोमेन से बाहर है और हम इसको डिस्कस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये हमारी स्पेशलिटी में नहीं आता। तो हम चाहेंगे कि ईएनटी वालों से, जो नाक कान हलक के डॉक्टर हैं, उनके साथ इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। डॉक्टर रचना के लिए मेरे पास कुछ 3 सवाल आए हैं, कुछ मिलती जुलती ही हैं कि व्हाट इज द बेस्ट एज फॉर गर्ल्स टू गेट ब्रेसेस? गर्ल्स ब्रैकेट में तो बॉयज और गर्ल्स के लिए बता दें। इज देयर एनी एज लिमिट फॉर ऑर्थोडोंटिक्स, या व्हाट इज द राइट एज फॉर द ऑर्थोडोंटिक्स? लोगों का आमतौर पे अंडरस्टैंडिंग जो कि इन सवालात से मुझे मिल रही है वो ये है कि कुछ एज ब्रैकेट है कि जहां पे ब्रेसेस होनी चाहिए, ना उससे कम एज पे ना उससे कुछ ज्यादा एज पे। तो क्या ब्रेसेस के लिए या ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए कोई एज लिमिटेशन है, कोई विंडो है कि बस इस विंडो के अंदर ही ये काम करना है, यानी कि इससे कम उम्र वालों पे भी नहीं करेंगे, इससे ज्यादा वालों पे भी नहीं करेंगे? कुछ ऐसी कोई चीज है क्या? Okay, thank you, Dr. Murtaza, for this question. So let me explain कि ये एज लिमिट जो आपने सवाल पूछा कि एज लिमिट एज सच कोई नहीं है ब्रेसेस की। किसी भी एज में हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास बच्चे ग्रोइंग एज में आते हैं, जैसे कि अगर 10.5 11 इयर्स की एज में अगर बच्चा हमारे पास आ जाता है, तो उस एज में हम बच्चों की ग्रोथ को मॉडिफाई कर सकते हैं। उनका लोअर जॉ अगर पीछे है तो उनको एक अप्लायंस दे सकते हैं जिससे उनका लोअर जॉ ग्रो करके आगे आ जाएगा।
नॉर्मल फेस प्रोफाइल बन जाएगा एंड देन हम इनके टीथ को सेट करते हैं। अगर यही बच्चा हमारे पास इस एज में नहीं आता और 18-19 साल की उम्र में आता है तो यस, ब्रेसेस से तो हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और दांतों को तो हम सेट कर लेंगे ब्रेसेस से। लेकिन अगर हमें फेस के प्रोफाइल को, मीन्स के अगर लोअर जॉ का पीछे है या आगे है, उसको अगर सेट करना है तो वो फिर हमें विथ द हेल्प ऑफ सर्जरी उसको टैकल करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि जो एज आप, जो ग्रोइंग एज है बच्चे की, भले बॉयज हो गर्ल्स हो, जो ग्रोइंग एज है, फर्स्ट विजिट तो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास एक्चुअली 7 इयर्स की एज में होना चाहिए ताकि हम कोई भी जो जॉ में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको देख सकें। और अगर इस एज पे शुरू नहीं करना तो हम आपको फॉलो अप पे रखेंगे। अगर जो ग्रोइंग एज में बच्चा हमारे पास आएगा तो वो फिर उसको हम जो अप्लायंसेस के जरिए वो एज, ग्रोइंग एज में उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये एज निकल जाती है तो फिर हम ब्रेसेस से दांतों को तो सही कर सकते हैं, लेकिन जॉ को ठीक करने के लिए हमें फिर सर्जरी की हेल्प लेनी पड़ती है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ग्रोइंग एज को मिस ना होने दें। मैं हमेशा कहती हूँ कि डोंट लेट योर चाइल्ड मिस द बोट। 10-10.5 ईयर्स में जरूर बच्चे को ऑर्थोडोंटिक ओपिनियन करवा लें। इवन अगर आप कुछ जगह पे कुछ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हम डेंटिस्ट को तो फॉलो अप कर रहे थे, उन्होंने हमें कहा था कि सारे पक्के दांत आ जाएं उसके बाद फिर ब्रेसेस कराने जाइएगा। ये एक मिसकंसेप्शन है कि सारे पक्के दांत आने का इंतजार हमें नहीं करना होता है। हमें 10 इयर्स में बच्चे को देख के उसकी अगर नीड है तो उसको एड्रेस करना जरूरी है। बाकी ये है कि एज लिमिट एज सच नहीं है। इवन 50s एंड 60s की ईयर्स में भी हम ब्रेसेस लगा सकते हैं, उनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे फंक्शनल रीजंस होते हैं, जैसे अगर दांत आगे पीछे हैं तो सफाई नहीं प्रॉपर हो सकती, और अगर दांत जो है वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, मतलब क्रॉस बाइट मीन्स के अगर जो बाहर ऊपर वाले दांत हैं वो अंदर की तरफ है, नीचे वाले दांत बाहर की तरफ हैं, तो वो प्रॉपर चूइंग पॉसिबल नहीं होती है। जॉ में प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉइंट में, तो फिर वो जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए हम एडल्ट्स में भी ब्रेसेस लगा के ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जो बेस्ट एज जो बच्चे के लिए जो ग्रोथ मॉडिफिकेशन की एज है वो 10-10.5 ईयर्स पे देखें तो वो बेस्ट रहता है। बहुत बेहतर डॉक्टर रचना इसको हाईलाइट करने का कि ब्रेसेस की ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन बच्चे को जरूर 10 साल 10.5 साल की उम्र में, जैसे डॉक्टर रचना ने बताया, ब्रेसेस के लिए इवेल्युएट करा दे। हो सकता है बच्चे को जरूरत हो सकता है ना हो, लेकिन ना हो तो कोई मसला नहीं है। अगर जरूरत हुई तो जितना अच्छा पायदार इलाज उस एज में हो सकता है वो शायद बड़ी एज में ना हो सकता हो। तो थैंक यू डॉक्टर रचना इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए। और डॉक्टर हुमायूं, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। वो ये कि आई हैव, पेशेंट ने लिखा है कि मेरे आई हैव दिस ब्लैक स्पॉट ऑन माय लास्ट टूथ में, और उन्होंने बताया कि ब्लैक स्पॉट है, पहले भी दांत निकलवा चुका है या निकलवा चुकी हैं, और उनको मीठे खाने का काफी शौक है। और एक ने लिखा है कि दांत मेरे बचपन से ही जो है दांत पहले होने लगे हैं, पीले होने लगे हैं, जबकि बचपन से ही रोजाना ब्रश करता हूँ। गम्स बहुत कमजोर हैं, जब भी टूथपिक इस्तेमाल करता हूँ तो खून निकलने लगता है, मुसुड़े लाल के बजाय स्याह पड़ने लगे हैं। इन 2 सवालों के बारे में आप। जी डॉक्टर मुर्तजा, शुक्रिया बहुत बहुत। ये पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर आपके मुंह में कोई काला धब्बा है किसी दांत के ऊपर तो उसको चेक करने की जरूरत है कि वो किसी फूड कलर की वजह से है, ब्रशिंग करने से गायब हो रहा है, या वो परमानेंटली अपनी जगह पर है। और काला धब्बा दांत के अंदरूनी साइड पर है या किसी साइड पर है तो इसके लिए डेंटल चेकअप जरूरी होगा। उसको देख लिया जाए कि कहीं उसमें कोई डीप कैविटी तो नहीं बन रही है, और अगर कैविटी बन रही है तो वो कितनी डीप है, कितनी गहरी है, कि अभी उसका इलाज हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं इलाज करेंगे तो ये कैविटी अंदर ही अंदर बनती रहती है और बढ़ती रहती है। अच्छा, इसमें एक बात समझने की जरूरत है कि दांत के 3 बड़े हिस्से हैं। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सबसे मजबूत होता है, लेकिन वो सबसे पतला भी होता है। जैसे ही वो उस हिस्से को कीड़ा क्रॉस करता है उसके बाद अंदर वो तेजी से बढ़ने लगता है।
तो अगर छोटा सा भी ब्लैक स्पॉट है और आपको लगता है वहां पे कोई ठंडा गर्म भी लगता है या मीठा लगता है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करें और उसको एक दफा चेक करें। दूसरा सवाल जो आपका है कि जिसमें आप टूथपिक करते हैं और ब्लीडिंग होता है, टूथपिक जो है वो एक जमाने में हम लोग यूज करते थे और हमारे घर में भी यूज होती थी बिल्कुल, लेकिन अब उसकी जो है ना उससे ज्यादा मसले हमें लगे हैं, तो मना कर दिया गया है कि टूथपिक को इस्तेमाल करने में फायदा तो होता है कि चलो वो चीज निकल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ वो मसूड़े को काफी खराब कर देता है, जिसकी वजह से मसूड़ा इन्फेक्शन वाला हो जाता है, आपको पता नहीं चलता और वो मजीद नीचे जाता है। तो ये साइकिल हो के अल्टीमेटली जो है ना दांत काफी ज्यादा हवा में आ जाता है। तो टूथपिक के बजाय अगर कोई चीज फंस गई है तो डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल किया जाए, और आजकल वाटर पिक के नाम से भी एक डिवाइस आई हुई है जो कि तेज धार पानी की तरह से होती है, उसको दांत पे लगा के जोर से दबाया जाता है, उससे भी वो निकल सकता है। टूथपिक की जगह हम रिकमेंड करेंगे कि आप लोग डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें, और आजकल ऐसे टूथपिक भी आए हुए हैं जिसमें डेंटल फ्लॉस जुड़ी हुई होती है, वो भी एहतियात से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मसूड़े होते तो छोटे से हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अंदर बोन होती है, जिस मसूड़े के नीचे हड्डी चली जाएगी वो मसूड़ा और उसके नीचे चला जाएगा। इस तरह करते करते अगर टूथपिक की आदत है तो दांत तो साफ हो जाएंगे लेकिन साथ साथ मसूड़े भी नीचे जाएंगे। तो टूथपिक की आदत को आपको अवॉइड करना पड़ेगा और उसकी जगह डेंटल फ्लॉस या एक जो जुड़ी हुई डेंटल फ्लॉस होती है उसको यूज किया जाए। और वाटर पिक एक अच्छी चीज है, लेकिन बहरहाल एक डिवाइस है, उसकी एक एक्सपेंस है और उसकी मेंटेनेंस वगैरह भी होगी लाजमी। तो इस चीज को ध्यान में रखें। तो जब भी कभी खाना फंस जाए उसको निकलवा लें, और अगर ज्यादा फंस रहा है तो उसको जाके दिखाएं कि ये क्यों फंस रहा है, क्या पता कोई कैविटी हो जो अंदर ही अंदर बढ़ रही हो। तो रेगुलर डेंटल चेकअप साल में एक दफा नहीं तो 6 महीने में एक दफा जरूरी होता है, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कि आगे चल के मुश्किल बढ़ेगी। शुक्रिया डॉक्टर मुर्तजा। थैंक यू डॉक्टर मायो। डॉक्टर फहद, किसी ने आपको सलाम कहा है वालेकुम और सलाम। कहा है कि डॉक्टर फहद, मेरे 10 साल के बच्चे के माय 10-year boy got gum after eating food। मेरे ख्याल से गम्स हर्ट्स हैं, तो कैन यू रिकमेंड एनी टूथपेस्ट इन पाकिस्तान? असल में थैंक यू वेरी मच फॉर योर सलाम, वालेकुम सलाम। एक्चुअली इसमें कुछ टूथपेस्ट से ट्रीटमेंट होगा या इनको कोई और ट्रीटमेंट दरकार है, हमें इस लिमिटेड इंफॉर्मेशन से अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। क्योंकि कोई भी तकलीफ होती है उसकी कोई वजह हो सकती है। अब 10 साल का बच्चा है तो हम अज्यूम ये भी कर सकते हैं कि उसके कुछ दांत आ रहे हों, उसकी वजह से उसको वहां पे तकलीफ हो। आई थिंक अगर बच्चा तकलीफ की कंप्लेन कर रहा है तो बेस्ट तरीका यही होगा कि आप अपने करीबी डेंटिस्ट से मशवरा करें और उनको दिखाएं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई कीड़ा लग रहा हो या कोई और मामला हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर फहद, मैं आपसे ये कंटिन्यू करना चाहूंगा कि डॉक्टर हुमायूं ने भी फ्लॉस के ऊपर बात की कि फ्लॉस कर लें या वाटर फ्लॉस कर लें। आई डू रिकमेंड कि वाटर फ्लॉस एक बहुत अच्छी चीज है, तो लेकिन यहाँ पे हर एक के लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल चीज है वो हमारा कन्वेंशनल फ्लॉस है। तो कन्वेंशनल फ्लॉस को कितना रेगुलरली करना चाहिए, क्या सही तरीका है उसको करने का? चाहिए तो इसके ऊपर कुछ आप ओके, रहनुमाई थैंक यू वेरी मच फरमाइए। अगेन, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। और इसमें इस तरह हम इसको ले लेते हैं कि पहले हमें यह जानना है कि हम फ्लॉस यूज क्यों कर रहे हैं। तो फ्लॉस यूज करने की वजह आम तौर पे ऐसे लोगों में बनती है जिनके दांतों के दरमियान गैप आ जाते हैं। गैप आने की अगेन वजह ये हो सकती है कि उनका कोई कीड़ा लगा था या मसूड़े की बीमारी चल रही थी जो कि ट्रीट होने के बाद अगर कीड़ा लगा तो कोई रेस्टोरेशन हुई, तो रेस्टोरेशन की मेंटेनेंस ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। रेस्टोरेशन का मतलब है कोई फिलिंग की गई थी या कोई क्राउन बनाया था, तो उसकी मेंटेनेंस ज्यादा रिक्वायर्ड है। नॉर्मल ब्रशिंग से वो शायद इतने अच्छे से मेंटेन ना हो पाए। दूसरा ये हमें जानना है कि अगर मसूड़े की बीमारी की वजह से गैप बढ़ गया है तो हो सकता है कि वो गैप काफी बड़ा हो। तो ऐसी सूरतों में जहां पर दांतों का आपस में कांटेक्ट मौजूद हो वहां पे फ्लॉस का इस्तेमाल होगा। लेकिन कांटेक्ट थोड़ा सा डेफिशिएंट है या कांटेक्ट की मेंटेनेंस करनी। लेकिन अगर सूरत हाल ये है कि दांतों का आपस में कांटेक्ट मौजूद ही नहीं है, तो वो गैप बहुत बड़ा होगा एक फ्लॉस से मेंटेन रखने के लिए।
तो उस सूरत में दूसरी डिवाइसेस जिसमें वाटर पिक का ऑलरेडी नाम ले चुके हैं डॉक्टर हुमायूं, बट इसके अलावा इंटरडेंटल ब्रश का इस्तेमाल होगा। उसके लिए और फर्दर डिटेल जानने और उसके इस्तेमाल बेहतर है या उसका नुकसान है, उसके बारे में जानने के अपने डेंटिस्ट से रुजू करना होगा, वो बताएगा कौन सी सिचुएशन में क्या आपके लिए बेहतर है। लेकिन एज अ रूल ऑफ थंब, आपने पहले तो अगर डिसाइड कर लिया कि ओके अभी मेरी कोई रेस्टोरेशन हुई है, इसकी एक्स्ट्रा मेंटेनेंस की जरूरत है और हम फ्लॉस करना चाहते हैं, डेंटिस्ट ने हमें फ्लॉस रिकमेंड किया, तो फिर टाइप ऑफ फ्लॉस कौन सा लिया? आमतौर पे हम रेकमेंड ये करते हैं कि वैक्स्ड फ्लॉस लिया जाए और 1 फुट लंबाई का हो वो फ्लॉस जब आप इस्तेमाल करें। समटाइम्स ये भी यूजफुल होगा कि उस 1 फुट लंबाई के फ्लॉस के दरमियान एक नॉट बना दी जाए जो कि प्रेशर देगी गिजा जो नीचे दांतों की कांटेक्ट से फंसी हुई है उसको क्लीन रखने के लिए या क्लीन करने के लिए। जब आपने 1 फुट फ्लॉस लिया, उसके दरमियान एक नॉट बनाई, उसको अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर्स के ऊपर लपेट के दोनों दांतों में जिधर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है उसके दरमियान से गुजार ले। अगर वैक्स फ्लॉस होगा तो वो श्रेड नहीं करेगा। दूसरी एक और चीज ये देखनी है कि अगर आप फ्लॉस कर रहे हैं और फ्लॉसिंग के दौरान वो श्रेड हो जाता है अगर फ्लॉस, तो आपको ये जानना है कि वो कांटेक्ट कहीं बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं है। स्पेशली अगर आपकी रेस्टोरेशन हुई है तो जरूर अपने डेंटिस्ट से डिस्कस कर लें कि ये अगर फ्लॉस श्रेड हो रहा है तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है। बहरहाल, हम अब ये इस मफरूजे पे चलते हैं कि श्रेड नहीं हो रहा था, आपने उसको गुजारा, आराम से गुजर गया। जब गुजर गया तो नॉट को या जुबान वाली सतह पे रखेंगे या गाल वाली सतह पे रखेंगे और फ्लॉस को दांतों के साथ हग करते हुए थोड़ा सा मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो इसको ऊपर नीचे नहीं लेके जाना। हमने बहुत दफा देखा है कि मरीज जो है इसको ऊपर नीचे लेके जाते हैं और उससे मसूड़ा हर्ट होता है। इसको साइड टू साइड चलाना है दांतों के और फ्लॉस को ऊपर नहीं निकालना, साइड से निकालना है। जिस साइड से निकालेंगे उसकी ऑपोजिट जानिब नॉट होगी और नॉट में जो भी ग़िज़ा कांटेक्ट पॉइंट से नीचे फंसी हुई होगी निकालता हुआ फ्लॉस उसको बाहर ले आएगा। आई होप ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए यूजफुल होगी, लेकिन आई थिंक इसमें भी एक अगर वीडियो बन जाए तो वो और अच्छा पेशेंट्स के लिए यूजफुल एड होगा कि फ्लॉस का कैसे इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से आपने इसको बयान किया। डॉक्टर रचना, मैं 2 सवाल आपसे करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनकी एस्थेटिक कंसिडरेशन होती है, उनको फ्लोरोसिस होता है तो, और या दांतों में गैप होता है। तो 2 सवाल ये है कि मेरे फ्रंट टीथ में गैप है, उनके लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर कुछ आप रोशनी डालें। और दूसरी चीज, ये फ्लोरोसिस के ऊपर मैं एक जनरल सवाल है एक आता है, और ये एक सवाल है भी और बहुत सही सवाल है कि फ्लोरोसिस है उससे कैसे बचा जाए। ओके, सो फ्लोरोसिस जो है वो यूजुअली इसलिए होता है कि अगर आप जो पानी पी रहे होते हैं उसमें फ्लोराइड कंटेंट अगर ज्यादा हो तो उस वजह से ये फ्लोरोसिस का प्रॉब्लम होता है। इसमें टीथ जो हैं वो थोड़े से येलोइश ब्राउनिश, इस पे स्टेन्स आ जाते हैं और थोड़ा वो अनएस्थेटिक, मतलब देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसका ये है कि इसका इलाज जो ये अब एक दफा हो गया तो वो उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते। उसको फिर हमें कोई ना कोई मास्किंग या लाइक जैसे उसको, जैसे हम ये डॉक्टर फहद विल बी बेटर एबल टू एक्सप्लेन कि वो विनियर को इट्स लाइक अ लेयर जो ऊपर वो लगा देते हैं एंड क्राउन या कुछ इस तरह का कर सकते हैं जिससे वो उसका कलर जो है वो सेम हो जाता है एज अ टूथ। लेकिन जो एक दफा हो गया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि स्पेसिंग अगर है दांतों में, तो स्पेसिंग अगर है दांतों में तो वो अगेन ब्रेसेस से ट्रीट हो सकता है और डिपेंडिंग ऑन द केस कि कितना सिवियर होता है उसके मुताबिक ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है। एंड विद इन स्पेसिंग अगर वो माइल्ड स्पेसिंग टू मॉडरेट तो वो विद इन 1 to 2 years में वो ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है। डॉक्टर कादरी, विद योर कंसेंट मैं थोड़ा सा फ्लोरोसिस वाले टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी जी जी। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, जी। डॉक्टर रचना फॉर प्रोवाइडिंग दैट वैल्यूएबल बैकग्राउंड के फ्लोरोसिस की क्या चीजें होती है। नाजरीन के लिए थोड़ा सा जो हमारी बात सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ। अभी हमने काफी देर ये बात की कि फ्लोराइड जो है वो तो बहुत जरूरी है दांतों के लिए और दांतों की सेहत अच्छी होती है। फिर डॉक्टर साहिबा ने अभी बयान किया कि अगर फ्लोराइड की ज्यादती हो जाए तो फ्लोरोसिस हम इसलिए थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाहिए।
हमने ये देखा खासतौर पे हमारी पॉपुलेशन में जो हमारे भाई बलूचिस्तान से आते हैं या गांव के इलाकों से आते हैं, वो ज्यादातर बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं या ट्यूबवेल का या डिगिंग वाला पानी यूज करते हैं। तो हमें ये पता लगा कि ये डिगिंग वाला पानी या बोरिंग का पानी है, इसमें नमकियात के अज्जात ज्यादा होते हैं। अब ये जो नमकियात के अज्जात हैं, एक डेवलप दांत को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर बच्चे खासतौर पे जो छोटी उम्र के बच्चे हैं जिनके दांत डेवलप हो रहे होते हैं 6 महीने की उम्र के करीब, उनको फ्लोराइड की पानी में ज्यादती अगर हो जाए तो दांतों की जो डेवलपमेंट है या नशर नुमा है वो उसकी वजह से थोड़ी सी स्टंट हो जाती है या उसकी डेवलपमेंट में नुकसान पहुंचता है। अब कितना ज्यादा फ्लोराइड मिला है पानी की वजह से, उस हिसाब से दांतों को नुकसान पहुंचता है। दांतों के नुकसान के कई किस्म के दर्जात होते हैं फ्लोरोसिस की वजह से, जिसमें सफेद से लेके डार्क स्टेन तक जाया जाता है। और इसी तरह इसमें अगेन हमें समझना यह है कि किसी भी बीमारी का इलाज सबसे पहले प्रिवेंशन। इसलिए मेरे जितने भी भाई बहन क्वेटा से और गांव इलाकों से आते हैं जिनके फ्लोरोसिस हो, उनसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी फैमिली को जरूर गाइड किए करें, कि खासतौर पे जो बच्चे जिनकी डेवलपमेंट एज है 6 महीने के शीरख्वार बच्चे हैं, उनको कोशिश ये किया जाए कि लाइन का पानी दिया जाए या कोई मिनरल वाटर की सूरत में पानी दिया जाए। ये पानी ना सिर्फ पीने के लिए हो बल्कि और जो दूसरे कामों के लिए यूज होता है, चाय वगैरह और खाने बनाने में, उसमें भी वही यूज हो, ताकि इसकी प्रिवेंशन हो पाए। अब अगर फ्लोरोसिस इस्टेब्लिश हो गया तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है? उसकी बहुत किस्म की ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं, जिसमें एक, जैसे डॉक्टर रचना ने राइटली मेंशन किया, विनियर्स है। विनियर्स के अलावा क्राउन भी हो सकते हैं। अभी कुछ नई तहकीक ने नई टेक्निक्स जिसमें रेजन इन्फिल्ट्रेशन वगैरह है, ये इस तरह की नई टेक्निक्स आ चुकी हैं जो कि दांत को नुकसान पहुंचाए बगैर टू अ सर्टेन डिग्री इस प्रोसेस की जो अनएस्थेटिक या बुरा लगना है उसको रिवर्स कर सकती है। लेकिन ट्रीटमेंट विद इन इटसेल्फ जो दांत में नुकसान हो चुका है वो रिवर्सेबल नहीं होता। आई होप इससे थोड़ा नाजरीन को और सुनने वालों को फायदा हुआ। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बात की। और मैं ही डॉक्टर रचना की बात कि अगर दांतों में गैप है तो उसकी दो वजह हो सकती है कि ब्रेसिस की जरूरत हो, या दांत छोटे हैं और दांत को बड़ा करना हो, बड़ा करने के लिए विनियर, क्राउन, कंपोजिट, डायरेक्ट विनियर हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। एक सवाल आया है कि जी एसिडिटी है तो मेरे दांतों की कंडीशन क्या हो सकती है? तो इसके ऊपर मैं चाहूंगा थोड़ा सा हाईलाइट करना कि हमारे दांत मिनरल्स के हैं। इनको अगर हम एसिडिक ड्रिंक्स के अंदर ही डाल दें, सिर्फ कोई एक दांत निकला हुआ हो उसको, या किसी हड्डी को अगर आप एसिडिक ड्रिंक के अंदर डाल देंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो उसमें ही वो दांत घुल जाएगा। तो एसिडिक एनवायरनमेंट हमारे दांत को घुला देता है। बेसिकली जो दांतों में कीड़ा लगता है वो लगता क्या है कि वो हमारे दांतों में कुछ खाने पीने की कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, वो रह जाती हैं, खासतौर पे कार्बोहाइड्रेट। कीड़ा उस पर बैठता है और वो उसको खाता है, हमारे दांत को नहीं खा रहा होता, लेकिन साथ साथ वो एसिड प्रोड्यूस करता है। जब वो एसिड प्रोड्यूस करता है तो दांत में सुराख हो जाता है, क्योंकि दांत उस एसिड में डिजोल्व होना शुरू हो जाता है और ये प्रोसेस आगे चलना शुरू हो जाता है। तो एसिडिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे दांत को सॉफ्ट कर देती है, घुला देती है। जो पेट का एसिड आ रहा होता है वो थोड़ा थोड़ा भी उसके फ्यूम आ रहे होते हैं तो दांत सॉफ्ट हो जाता है। अगली दफा जब हम अपने दांतों को रगड़ते हैं तो हमारे दांत का घिसने का अमल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जिनको एसिडिटी या एसिडिक रिफ्लेक्स की कंप्लेन है उनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी कि पेट के डॉक्टरों के पास जरूर जाना चाहिए और उसका जामे इलाज कराना चाहिए। ये सिर्फ एसिडिटी को मैनेज नहीं कर रहा होता, बल्कि ये दांतों के लिए, सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने सवाल कुछ और आया है माय सन, डॉक्टर रचना के लिए सवाल है कि माय सन हैज क्रॉस बाइट, व्हाट टू डू नेक्स्ट। दांत क्रॉस बाइट क्या होती है और उसका इलाज किस तरह से करना चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट है क्रॉस बाइट का इलाज, तो उसके ऊपर कुछ रोशनी डालिएगा। Okay, thank you, Dr. Murtaza. So this is a very good question. So crossbite means कि आप
के बच्चे के जो हैं वो लोअर टीथ आगे की तरफ हैं, ऊपर वाले टीथ जो नॉर्मली बाहर होने चाहिए वो अंदर की तरफ बाइट कर रहे हैं, तो इसको हम क्रॉस बाइट कहते हैं। या वो फ्रंट में हो सकता है या पीछे के दांतों में भी हो सकता है। अब क्रॉस बाइट जो है वो एक ऐसी मैलक्लूजन है जिसको हम जिस एज में देखें उसको ट्रीट करना जरूरी होता है, क्योंकि क्रॉस बाइट अगर ट्रीट ना करें तो वो फिर आपके जॉइंट में प्रॉब्लम्स करती हैं। आप टीथ के यूजुअली ऐसे हो रहा होता है कि वो टूथ एक टूथ के ऊपर दूसरा टूथ टच करके और वो स्लाइड कर रहा होता है, तो वो उस टूथ को भी वेयर ऑफ करता है, मतलब उसको घिसता भी है, और फिर उसके जो गम्स होते हैं उसको भी नीचे करता है। तो ये वाले जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इनको ट्रीट करना एज सून एज पॉसिबल जरूरी होता है। तो ये जो है अगेन ब्रेसेस से ही करेक्ट होता है, ब्रेसेस, एंड अगर वो बच्चा ग्रोइंग एज में है तो उनको कुछ फंक्शनल अप्लायंसेस दे सकते हैं जिससे हम उनके जॉ को भी करेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा जो है वो ग्रोथ एज से गुजर चुका है तो फिर हमें उनका जो है वो आइदर अगर ब्रेसेस से सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं होता तो फिर जॉ सर्जरी को साथ इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी कि कितना सिवियर क्रॉस बाइट है। अगर वो क्रॉस बाइट माइल्ड है तो हम सिर्फ ब्रेसेस से ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो क्रॉस बाइट सिवियर है तो फिर हमें आइदर फंक्शनल अप्लायंसेस या फिर सर्जरी की मदद लेनी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ स्टेज कि अब वो बच्चा ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। आई होप कि दिस इज हेल्पफुल। हाँ, थैंक यू डॉक्टर रचना। और मैं समझता हूँ कि ये जवाब जिन्होंने पूछा सवाल पूछा है उनको ये जवाब सही समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी इसमें कोई उबाम है तो वो अभी फिर सवाल पूछ सकते हैं। और क्रॉस बाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसको जल्द से जल्द एड्रेस करना चाहिए, उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं 20 साल से मेरी क्रॉस बाइट है, 10 साल से क्रॉस बाइट है, तो मैं इतना बड़ा हो गया तो अभी भी आगे भी छोड़ दिया जाए। तो मेरे ख्याल से मेरी नॉलेज यही कहती है कि उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और डॉक्टर फहद, फिर यहाँ पे आपके नाम के साथ सवाल आया है तो मुझे आपके नाम के साथ पूछना है कि हार्ट वाल्व है पेशेंट को, क्या उनकी डेंटल सर्जरी हो सकती है? और अगर हो सकती है तो क्या तरीकाकार होगा? थैंक यू वेरी मच अगेन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल क्वेश्चन। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपके जो सामीन है वो काफी ज्यादा समझदार हैं और बहुत अच्छे किस्म के सवाल आ रहे हैं, और जिस तरह की इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं लोगों को वो हम दे पा रहे हैं इस सेशन में, और आपकी भी मॉडरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो सवाल उनका ये है कि अगर हार्ट वाल्व है और मसनूई वाल्व है तो क्या उसमें किस तरह इलाज होगा। देखें, दांतों का इलाज तो इस तरह की चीज है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और अगर किसी के हार्ट वाल्व, दो किस्म के हार्ट में मसले हो सकते हैं कि उनके पास ऑलरेडी हार्ट वाल्व और उनका अपना है, जिसमें जो हार्ट वाल्व है उसका फंक्शन जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा हट के काम कर रहा है, या उसमें इरेगुलर फंक्शन है। एक ये सिचुएशन क्रिएट होती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि हार्ट वाल्व उनका ठीक नहीं था और वो हार्ट वाल्व को तब्दील कराए। दोनों सूरतों में थोड़ी सी ट्रीटमेंट चेंज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरी चीजें जो हमें देखनी है कि मरीज जो है अद्वियात कौन सी ले रहे हैं। कोई ब्लड थिनर तो नहीं ले रहे, स्पेशली जब हार्ट वाल्व रिप्लेस भी होता है, या किसी किस्म की रिगर्जिटेशन जिसमें हार्ट वाल्व का काम सही नहीं हो रहा होता, उसमें खून पतला करने की अद्वियात भी ली जाती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जब आप अपनी पहली विजिट में डेंटिस्ट के पास जाएं तो अपनी हार्ट कंडीशन के बारे में डिटेल में अपने डेंटिस्ट को बताएं। इसके अलावा एक अच्छा रूल ऑफ थंब ये भी होगा, ये मैं अपने मरीजों को समझाता हूँ, कि आप एक रिटर्न में अपनी लिस्ट ऑफ मेडिकेशन अपने साथ रखें, और जब आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो अपनी मेडिकेशन को अपडेट करें, और जब भी मेडिकेशन आपकी कोई चेंज हो तो उसको भी अपडेट कराएं। ये बहुत जरूरी। अच्छा, फिर हमने ये देखना है कि ये हार्ट वेल्व की जो कंडीशन है उसमें डेंटल ट्रीटमेंट कौन सा होना है और उसके क्या नुकसानात होंगे, और उस नुकसानात के हिसाब से हमें उसकी अकॉर्डिंगली अद्वियात तजवीज करनी होंगी। अगर हमें कोई डेंटल एक्सट्रैक्शन करनी है यानी दांत निकालना है तो बहुत जरूरी होगा कि आपकी ब्लड थिनर्स को आपके कार्डियोलॉजिस्ट को साथ लेते हुए मॉड्यूलेट किया जाए, उसको चेंज करना है, बढ़ाना है, कम करना है, उसको देखा जाए। लाइकवाइज अगर खास तौर पे अगर आपके दिल का हार्ट वाल्व चेंज हुआ है तो ये भी रिकमेंडेशन है कि आपको एंटीबायोटिक कवर में ट्रीटमेंट कराना होगा। एंटीबायोटिक कवर आमतौर पे ये कहा जाता है कि जिन लोगों को
कोई पेनिसिलिन से एलर्जी ना हो तो वो 2 ग्राम ऑगमेंटिन या अमॉक्सिसिलिन 1 आवर बिफोर द प्रोसीजर लें और फिर अपना ट्रीटमेंट करें। लाइकवाइज अगर उनको कोई एलर्जी है पेनिसिलिन स्पेशली से, तो अपने अगेन मुआलिज को या डेंटिस्ट को बताएं कि ये एलर्जी उनको मौजूद है, और वो फिर उसके लिए अकॉर्डिंगली डिफरेंट मेडिकेशन तजवीज़ करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि खासतौर पे जिन लोगों का हार्ट वेल्व चेंज हो चुका है या रिपेयर हो चुका है, उनको प्रोफाइलैक्सिस या कवर में ट्रीटमेंट दी जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहद। कुछ सवालात हैं और वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम में। इस इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई वुड रिक्वेस्ट कि हम थोड़ा सा फास्ट जवाब दे सके, और ताकि जितने सवाल हमारे पास आए हैं हम उनको सेटिस्फाई कर सके। तो डॉक्टर फहद, आपसे दोबारा एक सवाल ये है कि व्हाट इज गम इन्फ्लेमेशन? गन इन्फ्लेमेशन मतलब मसूड़े का सूज जाना। और आमतौर पे मसूड़ा सूजता जब है जब हमने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं रखी और उसके इर्द गिर्द ग़िज़ा फंस गई। जब सफाई अच्छी नहीं रखी, इर्द गिर्द ग़िज़ा फंसी है, तो वहाँ जरासीम जमा हो जाते हैं। जब ये जरासीम जमा होते हैं तो ये एक हमारी बॉडी का डिफेंसिव रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, और इस डिफेंसिव रिस्पॉन्स का पहला हिस्सा ये है कि वहां पे ज्यादा खून पहुंचाया जाए। जब ज्यादा खून पहुंचाते हैं तो मसूड़े लाल हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं, इस वजह से वहां से ब्लीडिंग होती है, इसलिए इसको गम इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। थैंक यू डॉक्टर फहद। डॉक्टर हुमायूं, सवाल ये है कि एलर्जिक रिनाइटिस है किस पेशेंट को, क्या दवाई लेनी चाहिए? तो क्या आप इस पे रोशनी डालना चाहेंगे? डॉक्टर मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया। मैं ख्याल एलर्जिक रिनाइटिस जो है वो हमारे डोमेन में नहीं आता है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ईएनटी कॉलीग से रब्ता करें तो बेहतर होगा। वरना आमतौर से एलर्जी की दवाइयाँ लोग घर में ले लेते हैं, लेकिन बेहतर है कि मुआलिज को दिखा के इसका इलाज किया जाए। किसी भी जनरल फिजिशियन को दिखा के एलर्जिक रिनाइटिस का इलाज कराना चाहिए। बेहतर। एक सवाल आपके लिए डॉक्टर हुमायूं आया है कि आपको किसी ने सलाम किया है, एंड सजेस्ट हाउ वी कैन सेव चिल्ड्रन टीथ फ्रॉम कैविटी एंड कीड़ा लगने से। माय बेबीज आर इन हैबिट ऑफ ब्रशिंग ट्वाइस अ डे बट स्टिल फेसिंग कैविटीज। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि बच्चों के लिए ज़ाहिर है माएँ बहुत परेशान होती है और बापों को भी परेशान होती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों में कीड़ा क्यों लग जा रहा है। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एक तो बच्चों में बहुत सारे बच्चे बड़े होने तक जो है वो बेबी बॉटल के इस्तेमाल करते रहते हैं, रात भर लगे रहते हैं। कहीं ऐसी तो कोई हैबिट नहीं है। दूसरा ये है कि अगर बहुत ज़्यादा कैविटीज़ लग रही हैं तो हो सकता है कि वो बाज़ औक़ात ऐसे दाँत होते हैं जिनमें कैविटीज़ बनने का ज़्यादा अंदेशा होता है। उसकी वजह जो है ये हो सकती है कि दाँत का जो उसकी शक्ल है या उसका जो जो उसकी कॉम्पोज़िशन है, वो इतनी मज़बूत नहीं बनी है। तो एक बात बस मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दाँतों की बीमारी जो है ना, ये एक फ़िज़िकल बीमारी है। किसी फ़िज़िकल चीज़ को आप दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे दाँत में कीड़ा लग गया है, कोई दवा दे दें कि ये ठीक हो जाए। तो देखिए बात ये है कि अगर किसी चीज़ में सुराख हो गया है या किसी चीज़ में गड्ढा पड़ गया है तो उसको तो भरा ही जा सकता है या उसको साफ़ किया जा सकता है। किसी दवा से उसको कैसे इलाज होगा? क्योंकि दाँत एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है, इसको फ़िज़िकली हमेशा देखना चाहिए। तो अगर तो बच्चे छोटे हैं तो अभी यकीनन दूध के दाँत होंगे, तो उनका ख़्याल कर लिया जाए। अगर फिलिंग्स हैं तो फिलिंग्स करा ली जाए। अगर कैविटी होने का शुबा है तो यकीनन अपने करीबी डेंटिस्ट को दिखा लिया जाए, और हमारे पास भी टीम है, उनको भी दिखा सकते हैं। और फिर आगे प्रिवेंशन, तो क्या ऐसी चीज़ें वो बच्चे कर रहे हैं जिनकी वजह से कीड़ा बहुत जल्दी लग रहा है? क्या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या रात को बेबी बॉटल लेके सोते हैं या हर वक़्त कुछ ना कुछ स्नैक्स मुँह में डालते रहते हैं? तो उनकी ब्रशिंग हैबिट्स कैसी है? अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ब्रशिंग कर लेते हैं, लेकिन ब्रशिंग अच्छे तरीके से नहीं करते। तो सही तरीका आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, आराम से देखा जा सकता है कि कैसे मालूमात हैं, और क्योंकि ये एक स्किल है, ये डेवलप होती है आहिस्ता-आहिस्ता। बच्चों में जल्दी दाँतों में कीड़ा लगेगा, जल्दी दाँत जा सकते हैं और फिर आगे चल के मुश्किलात हो सकती हैं। तो पहली बात तो यही है कि कीड़ा लगा हुआ है तो उसको साफ कराया जाए। सलाम। थैंक यू।
Dr. Murtaza, I think you're on mute. थैंक यू। तो डॉक्टर अर्चना, सवाल यह है कि अब सवाल भी आप ही से था। तो मेरे मुंह से स्मेल बहुत आती है, हेलिटोसिस की कंप्लेन है, तो क्या रीजन है कि मुंह से बदबू आती है और उसके लिए मैनेजमेंट तरीका कार क्या होगा? ओके, सो इसमें यह है कि आपको ओरल हाइजीन मेजर्स जो हम अभी आपको बताते जा रहे हैं कि ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, माउथ वॉश, माउथ रिंस, ये आप अगर रेगुलर बेसिस पे करेंगे, ब्रशिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले, ये जरूरी है। 2 मिनट्स एवरी टाइम यू ब्रश, आपको ब्रश करना जरूरी है। दूसरा ये कि आप माउथ कर सकते हैं, लेकिन उसमें लाइक जैसे जो मेडिकेटेड माउथ वॉशेस होते हैं वो बहुत रेगुलर यूज पे नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि आप अपने क्लीनिंग विजिट, जो हाइजीन विजिट होता है, वो एवरी 6 मंथ्स टू अ ईयर में अगर हाइजीन विजिट कराते रहेंगे तो वो आपके हेलिटोसिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये किस लिए होता है कि हमारे टीथ के अराउंड जो गम्स होते हैं, उसके टूथ और गम के बीच में जो डिपॉजिट्स जमा होते रहते हैं, जिसको हम कैलकुलस ऑफ प्लाक कहते हैं, उसकी वजह से ये उसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं और उनकी वजह से ये हेलिटोसिस का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपका रेगुलर हाइजीन विजिट होता रहेगा, अगर आप ओरल हाइजीन मेजर्स करते रहेंगे, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू डॉक्टर अर्चना। अच्छा, 2 सवाल आए हैं जिनका जवाब मैं देना चाहूंगा कि एक ये है कि पोर्सलिन विनियर ब्रिजेस क्या बच्चों के लिए हैं या सिर्फ बड़ों के लिए हैं? तो कोई क्राउन ब्रिज सिर्फ और सिर्फ 17 साल से बड़े उम्र के बच्चों को लगना चाहिए। आइडियली 18 साल से बड़े उम्र के बच्चों या बड़ों को लगना चाहिए। बच्चों को क्राउन ब्रिज, जो परमानेंट क्राउन ब्रिज, पोर्सलिन क्राउन ब्रिज होता है, वो नहीं लगना चाहिए। ये इंटरनेशनली रिकमेंडेड है। दूसरी बात ये कि ब्रिज निकल गया हो, क्या दोबारा लग सकता है? सिचुएशन डिपेंड करती है। जिन सहारों के ऊपर ब्रिज लगा हुआ था, क्या वो दांत अपनी सही हालत में है, सही सेहत में है, तो ब्रिज दोबारा लग सकता है। ब्रिज का भी सही हालत में होना जरूरी है, और जिन पिलर्स के ऊपर, जिन दांतों के ऊपर वो ब्रिज लगे हुए थे, उनका भी सेहतमंद होना जरूरी है, तो ब्रिज वापस लग जाएगा। लेकिन दोनों में से एक भी खराब हो गया हो तो ब्रिज दोबारा वापस नहीं लग पाता। और कई दफा देखा यह जाता है कि ब्रिज जो है डिसेमेंटेशन की वजह से नहीं निकल रहा होता, बल्कि वो दांत के खराब होने की वजह से निकल रहा होता। डॉक्टर फात, आपके लिए सवाल है, हाउ टू सेव एनेमल। एनेमल को कैसे बचाया जाए? जी, अगेन बहुत जबरदस्त सवाल आ रहे हैं, जबरदस्त ऑडियंस है। इनामल हमारे दांतों का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ऑल्दो सभी हिस्से बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है। और इसमें जब कीड़ा लगता है तो सबसे पहले यही डैमेज होती है। इसको बचाने के लिए हमें देखना है इसमें किस किस्म के नुकसान आ रहे हैं। सबसे पहले जो नुकसान आ रहा है वो एसिड का ही नुकसान है, जैसे डॉक्टर मुर्तजा पहले ही बता चुके हैं। उसके लिए बचाव के लिए हमें इसकी मेंटेनेंस अच्छी रखनी है, उसको फ्लोराइड पहुंचाना, तो इससे फायदा होगा। दूसरा कि हम दांत की गैर नेचुरल या अननेचुरल रगड़ से हमने उसको बचाना है। यानी कोई दांतों के दरमियान पेंसिल ना रखिए, पेन ना दबाइए, पेप्सी और कोक की बोतलें ना खोलिए। और अगर आपको लगता है कि अखरोट आप दांतों से तोड़ रहे हैं और आपके दांत सही रहेंगे, तो ये गैर मुनासिब रवैया है, इससे इज्तनाब कीजिए। आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की कि अखरोट तोड़ने के लिए नट क्रैकर होते हैं, दांत नहीं। जी, सवाल ये है कि डॉक्टर फात, ये आप ही के ऊपर जाता है, आपकी स्पेशलिटी के साथ, कि दांतों का रूट कैनाल कराया था, उसमें खाना जमा हो जाता है, अब फ्लॉस यूज करूं तो बाद में स्मेल आती है, क्या सोल्यूशन है?
थैंक यू वेरी मच अगेन। ये अच्छा सवाल है। इसमें अब देखना ये होगा कि खाना कहाँ फंस जाता है। जब रूट कनाल कराया था तो जिस दांत का बचे हुए हिस्से में रूट कनाल कराया था उसमें कोई फिलिंग है मौजूद या नहीं है, और अगर फिलिंग मौजूद है तो उस पर कवर लगाया था कि नहीं। क्योंकि हम आमतौर पे ये देखते हैं कि जब डॉक्टर उसकी रूट कनाल करते हैं तो दांत काफी ज्यादा खर्च हो जाता है रूट कनाल करने के अमल के दौरान, और इसमें सिर्फ फिलिंग कर देने से फायदा नहीं पहुंचता, दांतों के इर्द गिर्द के कांटेक्ट अच्छे नहीं बन सकते। इसलिए ये रेकमेंडेड होता है कि उसके इर्द गिर्द क्राउन हो। और अगर इसके साथ क्राउन हो चुका है तो उसमें फिर दूसरा तरीकाकार ये है कि उसको देखा जाए कि क्राउन की क्वालिटी कैसी थी। एक डेंटिस्ट को दिखा लिया जाए कि आपस में और साथ वाले दांतों के साथ उसका कांटेक्ट कैसा था। अगर उसका कांटेक्ट गैर मुनासिब है तो फिर क्राउन की तब्दीली शायद जरूरी हो। बिल्कुल सही है। डॉक्टर हुमायूं, आपके लिए सवाल है कि if the wisdom tooth is shown horizontal in an X-ray instead vertical, should we get it removed before it start popping up, or should we let it be naturally, see how it come out? जी शुक्रिया डॉक्टर मुर्तज़ा। विजडम टूथ यकीनन 17-18 साल की उम्र से आना शुरू हो सकते हैं, और 25 साल तक इसके उम्र कहते हैं कि अगर ये जौ में आ गया, सीधे खड़ा हो गया, तो उसको यूज किया जा सकता है। अगर कोई दांत टेढ़ा है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, तो रिकमेंडेड तो यही है कि अगर तो उसका एक्सरे के साथ और क्लिनिकली असेसमेंट होगा कि अगर तो वो आगे चल के परेशानी कर रहा है, दूसरे दांत को भी खराब कर रहा है, तो रिकमेंडेड यही है कि उसको जल्द से जल्द जो है उसका इलाज कराया जाए, उसको निकलवाया जाए, क्योंकि वो फिर आगे चल के दूसरे दांत को भी खराब करेगा। तो अगर हम उसको जल्दी एड्रेस कर लें तो अच्छा है, वरना फिर हमें एक ही जगह 2 दांतों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। बाल वक़्त ऐसे दांत होते हैं कलदार जो टेढ़े तो होते हैं लेकिन बहुत नीचे बोन में होते हैं, उनको मैं छोड़ देता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि इसको फ़ॉलो अप करते रहिए। लेकिन अगर ऐसे दांत हैं जो मसूड़े के और हड्डी के करीब हैं, निकलने ही वाले हैं, तो फिर उनकी रिकमेंडेशन ये है कि उनको निकलवा लिया जाए, क्योंकि उनको किसी भी तरीके से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। हाँ, आजकल और चीज़ें कुछ आ गई हैं, जैसे कि उन दाँतों को निकाल के कहीं और लगाया जाए, या उन दाँतों का कोई स्टेम सेल्स के तरीके से कोई इलाज किया जाए, या उसको किसी और तरीके से यूज़ किया जाए। इस पोज़ीशन में, जिस पोज़ीशन में वो है, उस पोज़ीशन में वो किसी काम के नहीं है। और बजाय ये कि वो खुद ठीक होता है, दूसरे को भी खराब कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि बुरे पड़ोसी के तौर पर हैं, जिससे जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करना चाहिए। और इसके लिए एक बड़ा-सा एक्स-रे होना चाहिए, कम से कम छोटे एक्स-रे या क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन अलोन काफ़ी नहीं होते, क्योंकि इसमें निकालना भी इम्पोर्टेंट है और सही तरीके से सारा काम होना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर मुर्तज़ा। थैंक यू डॉक्टर हुमायूं। डॉक्टर अर्चना, एक सवाल ये है कि मैं लास्ट राउंड की तरफ जाता हूँ क्वेश्चन के, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, के 17 साल का बेटा है मेरा, कितना अरसा लगेगा इसके ब्रेसेस लगने में? ओके, थैंक यू डॉक्टर मुर्तजा। सो 17 इयर्स की एज में ब्रेसेस तो हम डेफिनेटली लगा सकते हैं, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है आपके मैलक्लूजन पे, मतलब कि कितना सिवियर प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम ड्यूरेशन होगा। अगर थोड़ी सी माइल्ड स्पेसिंग है, माइल्ड क्राउडिंग है, तो वो विद इन 2 years भी ट्रीट हो जाता है, इवन 1.5 years में भी हो जाता है। लेकिन अगर सिवियर प्रॉब्लम है तो फिर उसमें 2.5 साल, मे बी समटाइम्स 3 years भी लगते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द केस एक्चुअली कि क्या प्रॉब्लम है और फिर उसमें कितना टाइम लगेगा। थैंक यू डॉक्टर अर्चना। डॉक्टर हुमायूं, एक सवाल आपके लिए है कि प्लीज स्प्रेड लाइट ऑन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। मोस्टली पीपल डोंट नो हाउ टू डील विद इट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुर्तज़ा। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का सवाल कार्डियोलॉजिस्ट से होना चाहिए, लेकिन मैं इसका थोड़ा बहुत जवाब दे देता हूँ। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है, जैसे दिल की ऊपर की सतह होती है, इसी तरह दिल की अंदरूनी सतहें भी होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता होता है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मतलब है कि दिल की अंदरूनी सतह जो कि बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, वहां पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, और जिसकी वजह से उसके जो वाल्व है जिनको बिल्कुल सही काम करना चाहिए, जैसे समझ लें कि हमारे घर में कोई नल लगा हुआ एक वाल्व है, अगर वो खराब हो जाएगा तो पानी लीक करता रहेगा। इसी तरह अगर आप सोचें कि दिल का वाल्व खराब हो जाए तो उसका ब्लड लीक करना शुरू हो जाएगा, तो इतने सही तरीके से ब्लड पंप नहीं हो पाएगा बॉडी को जितना होना चाहिए। तो ये इंतहाई खतरनाक बीमारी होती है और इससे बचना भी चाहिए।
तो इसमें जो इम्प्लीकेट किया जाता है वो अक्सर ये किया जाता है कि जो मुंह से बहुत सारे बैक्टीरिया है, जरासीम हमारे मुंह में मौजूद होते हैं, वो जाके ऐसे ऐसी सरफेसेस को जो कि ऑलरेडी खराब हो, जिसमें वेजिटेशन हो या कुछ प्लाक जमा हुआ, वो उसको खराब कर सकते हैं। तो अगर किसी की हिस्ट्री हो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की पिछले 6 महीने में या 1 साल में, उसके लिए हमें एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस लेनी पड़ती है, और उमूमन हमें कार्डियोलॉजिस्ट से भी डिस्कस करना पड़ता है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जैसे कि मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ, कि दिल की अंदरूनी सतह जो होती है उसकी इन्फेक्शन का नाम है, और ये इंतहाई खतरनाक बीमारी है जिसमें हार्ट मर्मर्स या इस तरह की वैल्वुलर रिगर्जिटेशन या और चीजें हो सकती हैं। तो इसका ख्याल रखना चाहिए, और तमाम तमाम दंदान साजों को इसके बारे में बताया जाता है, और इसकी जो एहतियात है और प्रोफाइलैक्सिस है वो भी बहुत जरूरी है। आई डॉक्टर थिंक। रचना, अ, ये सवाल ये है कि मसूड़त से खून बहुत आता है, ये जिंजाइवल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, किस तरह से मैनेज किया जाए? ओके, सो जिंजाइवल ब्लीडिंग की जो मेन वजह, बहुत सी वजह हो सकती है, लेकिन जो मेन वजह होती है वो यही है कि अगर डिपॉजिट्स होते हैं टीथ के अराउंड, तो उसकी वजह से जो गम्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है, जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। तो वो जो स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है गम्स में, उसकी वजह से जब वो ब्रश करते हैं, या इवन स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसका तो ट्रीटमेंट यही है कि आप रेगुलर क्लीनिंग कराते रहें, रेगुलर डेंटल हाइजीन विजिट्स करते रहें, तो उससे आपके गम्स की हेल्थ बेहतर रहेगी और ब्लीडिंग गम्स नहीं होंगे। दूसरा ये है कि कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसकी वजह से गम ब्लीडिंग हो रही है। अगर ये सारा अगर आपको कोई ऐसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या कोई लिवर का कोई प्रॉब्लम है, तो उन डिजीजेस में भी गम ब्लीडिंग होती है, तो वो फिर जो आपके डॉक्टर हैं उनसे आपको रिव्यू करना होगा। लेकिन जो लोकल रीजन होता है वो यूजुअली डिपॉजिट्स होते हैं, जिसकी क्लीनिंग की वजह से वो बेहतर हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर रचना। डॉक्टर फहद, माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि 4 साल के बच्चे के दांतों को कैसे प्रोटेक्ट करें? ओके, अगेन ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक 4 साल के बच्चों के दांतों की प्रोटेक्शन उनके 6 महीने उनसे हो जाना चाहिए, जब उनके पहले दूध के दांत आना शुरू हो जाए मुंह में। जब दूध के दांत आ जाए तो उसकी उसकी देखभाल पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। एक कॉटन पैलेट लेके जब उनको दूध पिलाएं या कोई और खुराक लें, तो कॉटन पैलेट लेके उनके दांतों की सफाई शुरू कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्रशिंग की तरफ लेके जाएं। इस स्टेट में आमतौर पे हाई फ्लोराइड या फ्लोराइड टूथपेस्ट रेकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि बच्चों का स्वॉलिंग रिफ्लेक्स इतना अच्छे से डेवलप नहीं होता। तो इस दौरान ये में यूजुअली मैकेनिकल क्लीनिंग पे तवज्जो दी जाए और कोई सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल कर लिया जाए दांतों की सफाई के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप सबने बहुत अच्छे से सवालों के जवाब दिए, और हम आपके बहुत मशहूर हैं कि हमारी जो ऑडियंस थी, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे सवालात किए, और आप लोग ने उसका बहुत माकूल जवाब दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये इनके जो ऑडियंस ने सवाल पूछे थे, ये जवाबात उनके लिए काबिल कबूल भी होंगे और फायदेमंद भी होंगे। अगर हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करें, तो हमने बात की दांतों की सफाई के बारे में, जिसमें से ब्रशिंग के बारे में बात की, ब्रशिंग की टाइमिंग के रात को खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद के ऊपर बात हुई, टेक्निक के ऊपर डॉक्टर फाद ने एक अच्छा डिस्कशन किया। एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि टूथ ब्रश, जो चारकोल टूथ ब्रश हैं, जो कि ब्लैक रंग के ब्लिस्टर्स हैं, उनमें देखा गया है कि उनमें बैक्टीरिया कम ग्रो करते हैं बनिस्बत दूसरे रेगुलर टूथब्रश के। और टूथब्रश को कमोड से फासले पे रखना चाहिए, ताकि उस पे कम से कम बैक्टीरियल अटैक हो। फ्लॉसिंग के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ, जिसके ऊपर डॉक्टर हुमायूं ने भी बहुत हाईलाइट किया, और डॉक्टर फहद ने उसके ऊपर जामे तस्करा किया। डॉक्टर रचना ने बेसिक के हवाले से सवालात के जवाब दिए कि क्रॉस बाइट को किसी भी एज में छोड़ना नहीं चाहिए, जरूर ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाना चाहिए। बच्चे को 10 साल 10 साल की उम्र में जरूर दिखाइए। अगर जरूरत होगी तो दोबारा भी वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की अगर होगी तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, और अगर इलाज को जल्द शुरू करने की जरूरत होगी
तो वो एक ग्रोथ स्पर्ट से पहले का एक टाइम है कि ग्रोथ स्पर्ट्स कहीं मिस ना हो जाए, जिसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा टर्म यूज की कि अपने बच्चे की बोर्ड को मिस ना करें। इसके ऊपर हमने खाने के ऊपर बात की। हमने एक जो कराची का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है खाने के हवाले से, वो छालिया है। उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया कि छालिया को अवॉइड करना चाहिए, और मेरी मालूमात में भी इजाफा किया डॉक्टर हुमायूं ने, और ये बहुत तकलीफ दे खबर दे के कि उन्होंने एक बच्चे को जो 5 साल का था वो देखा है, जिसको OSF है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें मुंह कम खुलता है, मिर्चें ज्यादा लगती हैं, और वो जिंदगी को उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकता, और वो ये प्री कैंसरस कंडीशन है। इसके बाद कैंसर होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। हमारे सोसाइटी में ओरल कैंसर दूसरे नंबर पे आता है मर्दों और औरतों में, यानी कि ये जितना कैंसर हमारे यहाँ दूसरे नंबर पे है ओरल कैंसर, और इसका इलाज काफी एग्रेसिव भी होता है, मुश्किल भी होता है, और फिर भी तमाम तर इलाज और उसके खर्चे के बावजूद भी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो नहीं होती जैसे एक हेल्दी आदमी की हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग का आने का और सेशन अटेंड करने का। ये शुक्रिया मैं आप ऑडियंस के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के सवालात ने सारे फैकल्टी को एंगेज रखा, और वी रियली इंजॉयड योर क्वेश्चन। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गए हो तो वह आप शेयर कीजिएगा, वी विल ट्राई कि हम जो है उसका एक अच्छा जवाब दे सके। थैंक यू डॉक्टर बहुत मुर्तजा। शुक्रिया। Thank you very much Thank to Dr. Murtaza for moderating the session, as well as marketing department for organizing this session। और हर साल जो है वो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की मुनासबत से बहुत ही अच्छे और इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। आप लोग कुछ अपना को मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर रचना, कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स? So concluding remarks में I would just like to say कि जैसे ही बच्चे का फर्स्ट टूथ निकलता है उसको ब्रश करना शुरू करें। बच्चों को प्रोसेस्ड चीजें ना दें, जितना हार्ड फूड च्यू करने को देंगे उतना उनका जॉ का ग्रो बेहतर होगा। और अपने करीबी ऑर्थोडोंटिस्ट को जरूर दिखाएं एट द एज ऑफ 10 years। थैंक यू। डॉक्टर फहद, आपका कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स? मैं वैसे ही शुक्रिया अदा कर चुका हूँ सब लोगों का, और तमाम एक्सपर्ट्स का जो आ जाए, और आपका भी आई थिंक हुमायूं की तरफ ले जाते हैं क्योंकि वी आर बिहाइंड ऑन टाइम। नहीं, बस बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत अच्छा हो गया। और आई थिंक हमने इस सेशन को बहुत एंजॉय किया, अच्छे तरीके से आंसर आप लोगों ने दिए, लोगों ने बहुत अच्छे सवालात किए, और हमारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जैसे ही वक्त मिले अपने आप का अपने ऊपर ध्यान रखें, और अपने मुंह का भी जरूर ध्यान रखें। शुक्रिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज एवरीवन।